सुप्रभात बच्चों। कक्षा 9 का पाठ 3 एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा और लेखिका हैं बछेंद्री पाल। तो इसके मैं 4 भाग आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो 4 भागों में जब लेखिका और ये लोग जाते हैं एवरेस्ट की यात्रा पर, तो अंगदौर जी के साथ वो चढ़ाई करने जा रही हैं। तो अंगदौर जी ऑक्सीजन के बिना जाना चाहते हैं, तो उनके साथ ये कि उनको किस तरीके से लेके जाएंगी आगे की तरफ। तो उससे आगे का हम पढ़ते हैं अभी पार्ट 5 में। ठीक है। सुबह 6:20 पर जब अंगदौर जी और मैं साउथ पोल से बाहर आने के लिए तो 2 दिन ऊपर चढ़ आया था। हल्की हल्की हवा चल रही थी। वहाँ के मौसम का वर्णन कर रही हैं, लेकिन ठंड भी बहुत अधिक थी। मैं अपने आरोही उपस्कर में काफ़ी सुरक्षित थी और गर्म थी। मतलब ये लोग कपड़े भी ऐसे यूज़ करते हैं जिससे कि उन्हें सर्दी ना लगे। हमने बगैर रस्सी के ही चढ़ाई की। अंगदौर जी एक निश्चित गति से ऊपर चढ़ते गए और मुझे भी उसके साथ चलने में कोई भी कठिनाई नहीं हुई। किसको? लेखिका को। जमे हुए बर्फ की सीधी व ढलाऊ चट्टानें इतनी सख्त और भुरभुरी थी। भुरभुरी कैसे बोलते हैं? जैसे बर्फ को घिस देते हैं ना, उसके बाद वो हो जाते हैं, उसको भुरभुरी बोलते हैं। मानो शीशे की चादरें बिछी हुई हों। हमें बर्फ काटने के फावड़े का इस्तेमाल करना ही पड़ा और मुझे इतनी सख्ती से फावड़ा चलाना पड़ा। किसको? लेखिका को, जिससे कि उस जमे हुए बर्फ की धरती को फावड़े के दांते से काट सके। मतलब इतनी सख्त हो जाती थी बर्फ़ कि फावड़ा होता है जो लोहे का, जो कि ज़मीन खोदने के भी काम आता है, उससे उन्होंने काटा। मैंने उस खतरनाक स्थलों पर हर कदम अच्छी तरह सोच समझकर उठाया, क्योंकि वहाँ जो चलते थे तो सीधा सीधा नहीं चल सकते थे। हर मुसीबत को, चारों तरफ से मुसीबतों को ध्यान में रखकर चढ़ाई करनी पड़ती थी। 2 घंटे से कम समय में हम शिखर कैंप पर पहुँच गए। अंगदौर जी ने पीछे मुड़कर देखा और मुझसे कहा कि क्या मैं थक गई हूँ? मैंने जवाब दिया नहीं, जिसे सुनकर वे बहुत ही आश्चर्यचकित और आनंदित हुए। उन्हें क्या है, बहुत ही आश्चर्य हुआ, ताजुब हुआ कि इतना सारा मुसीबत और चढ़ाई के बाद भी नहीं थकी, और आनंदित हुए, मीन्स खुश हुए। उन्होंने कहा कि पहले वाले दल ने शिखर कैंप पर पहुँचने में 4 घंटे लगाए थे और यदि हम इसी गति से चलते रहे तो हम शिखर पर दोपहर 1 बजे तक पहुँच जाएंगे। लाटू हमारे पीछे आ रहा था और जब हम दक्षिणी शिखर के नीचे आराम कर रहे थे, वह हमारे पास पहुंच गया। थोड़ी थोड़ी चाय पीने के बाद हमने फिर चढ़ाई शुरू कर दी। प्लाटू एक नायलॉन की रस्सी लाया, इसलिए अंगदौर जी और मैं रस्सी के सहारे चढ़े, जबकि प्लाटू एक हाथ से रस्सी पकड़े हुए बीच में चला। उसने रस्सी अपनी सुरक्षा की बजाय हमारे संतुलन के लिए पकड़ी हुई थी, जिससे कि हम आराम से चढ़ जाएं। लाटू ने ध्यान दिया कि मैं इन ऊंचाइयों के लिए सामान्य आवश्यक 4 लीटर ऑक्सीजन की अपेक्षा लगभग 2.5 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट की दर से लेकर चढ़ रही थी। मैंने रेगुलेटर पर जैसे ही अपने ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई, मुझे महसूस हुआ कि सपाट और कठिन चढ़ाई भी अब आसान लग रही है। मतलब वहाँ पर जाने के लिए, ऊपर चढ़ने के लिए ऑक्सीजन की तो ज़रूरत पड़ती है ना। तो क्या है, मैंने थोड़ा ऑक्सीजन का जो प्रतिशत था वो बढ़ा दिया। दक्षिणी शिखर के ऊपर हवा की गति बढ़ गई और उस ऊंचाई पर तेज़ हवा के झोंके भुरभुरे बर्फ़ के कणों को चारों तरफ उड़ा रहे थे। कभी भी स्नोफॉल होता है या फिर बर्फ़ जहाँ होती है, वहाँ अगर हवा तेज़ चलती है तो ऐसा लग रहा है कि बर्फ़ उड़ रही है। उसके छोटे छोटे कण होते हैं ना, वो उड़ रहे हैं, जिससे दृश्यता 0 तक आ गई थी। अनेक बार देखा कि केवल थोड़ी दूर के बाद कोई ऊंची चढ़ाई नहीं थी। ढलान एकदम सीधे नीचे चला गया था। मेरी सांस मानो रुक गई थी। मुझे विचार पौंधा कि सफलता बहुत नज़दीक है। मतलब इनका चढ़ने का जो उत्साह था वो धीरे धीरे बढ़ रहा था। 23 मई 1984 के दिन दोपहर के 1:07 पर मैं एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। कौन? बछेंद्री पाल। उनका जो एक उद्देश्य था, एक लक्ष्य था एवरेस्ट पर चढ़ने का, वो उन्हें पूरा होता दिखाई दे रहा था। किसको? बछेंद्री पाल को। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली मैं प्रथम महिला थी। कौन? बछेंद्री पाल। एवरेस्ट शंकु की चोटी पर इतनी जगह नहीं थी कि 2 व्यक्ति साथ साथ खड़े हो सकें। शंकु में जो कोन होती है उसके शेप को बोलते हैं हम शंकु। तो वहाँ पे क्या, एक ही इंसान खड़ा हो सकता है। चारों तरफ हजारों मीटर लंबी सीधी ढलान को देखते हुए हमारे सामने प्रश्न सुरक्षा का था।
हमने पहले बर्फ़ के फावड़े से बर्फ़ की खुदाई कर अपने आप को सुरक्षित रूप में स्थिर किया। मतलब पहले अपनी सुरक्षा तो ज़रूरी थी ना, तो इन्होंने पहले अपने आप को सुरक्षित किया। इसके बाद मैं अपने घुटनों के बल बैठी, कौन, बछेंद्री पाल, और बर्फ़ पर अपने माथे को लगाकर मैंने सागर माथे के ताज का चुंबन किया। बिना उठे ही मैंने अपने थैले से दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा निकाला। मैंने उनको अपने हाथ लगाए और लाल कपड़े में लपेटा और थोड़ी सी पूजा अर्चना की और इनको बर्फ़ में दबा दिया। कोई भी काम हमारा पूरा होता है तो हम ऊपर वाले को याद करते हैं, तो उन्होंने उनका जो लक्ष्य पूरा हुआ था बछेंद्री पाल का, तो उन्होंने सबसे पहले अपने भगवान को याद किया। आनंद के इस क्षण में मुझे अपने माता पिता का भी ध्यान आया। और भगवान के बाद हमारे लिए कौन होते हैं? हमारे माता पिता होते हैं। जब भी हमें कुछ उपलब्धि मिलती है या फिर हमारा लक्ष्य पूरा होता है तो हमें अपने माता पिता की याद आती है। तो उन्हें तुरंत जब उनका लक्ष्य पूरा हुआ बछेंद्री पाल का, तो उन्होंने अपने माता पिता का भी स्मरण किया। जैसे मैं उठी मैंने अपने हाथ जोड़े और मैं अपने रज्जू नेता अंगदौर जी के प्रति आदर भाव से झुकी। कौन? बछेंद्री पाल। अंगदौर जी जिन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया और मुझे लक्ष्य तक पहुंचाया। मैंने उन्हें बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की दूसरी चढ़ाई चढ़ने पर बधाई भी दी। मतलब ऊपर जितना ऊपर जाएंगे हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अंगदौर जी ऑक्सीजन नहीं लेते थे ऊपर चढ़ते समय। उन्होंने मुझे गले से लगाया और मेरे कानों में फुसफुसाया, दीदी तुमने अच्छी चढ़ाई की, मैं प्रसन्न हूँ। कुछ देर बाद सोनम पुलजर पहुँचे और उन्होंने फ़ोटो लेने शुरू कर दिए। इस समय तक प्लाटू ने हमारे नेता को एवरेस्ट पर हम चारों के होने की सूचना दे दी। जब मैंने मेरे हाथ में वॉकी टॉकी दिया था, कर्नल खुल्लर हमारी सफलता से सभी लोग बहुत खुश थे कि एवरेस्ट पर चढ़ने की लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। मुझे बधाई देते हुए उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी इस अनूठी उपलब्धि के लिए तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहूँगा। वे बोले, देश को तुम पर गर्व है और अब तुम ऐसे संसार में वापस जाओगी जो तुम्हारे अपने पीछे छोड़े हुए संसार से एकदम भिन्न होगा। तो उनकी बहुत तारीफ़ की, किसकी? बछेंद्री पाल। तो बच्चों आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे वाले भाग में मैं आपको इसके प्रश्नोत्तर भेजूँगी। धन्यवाद।